सही, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का क्या क्या एप्लीकेशन है, और सबसे मेन चीज़, अगर किसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को। ये हमारे लिए बहुत जानने योग्य बात होती है। इनफैक्ट हम किसी चैप्टर को पढ़ें तो हमें पहले जरूर सोचना चाहिए कि वो चैप्टर हमारे कोर्स में क्यों है और उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, ठीक है, ये मैथ्स का ही चैप्टर है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम एक छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप घर से निकले मार्केट के लिए, ठीक, और आपने देखा कि बिल्कुल बादल नहीं है, ठीक, बिल्कुल बादल नहीं है, आसमान एकदम साफ है। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम छतरी लेके जाएं, ठीक, क्योंकि हमें पता है एकदम मौसम साफ है, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, जाएंगे, बारिश होने की संभावना नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, बादल है नहीं तो बारिश होगी नहीं, तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं, आसमान साफ होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं किसी तरीके से बारिश हो जाती है, करेक्ट। तो बादल ना होने के, जब हमने हमारी ये था कि हम जब घर से निकले थे तो हमने देखा बादल नहीं है, फिर भी हम मार्केट में गए और वहाँ बारिश हुई। बारिश होने का रीज़न होता था धीरे धीरे जब आप बाहर निकले तब बादल आए, ठीक। सेकेंड सिचुएशन ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि बादल काफ़ी छाए हुए हैं और आप घर से मार्केट के लिए निकले तो आप क्या चाहेंगे, छाता लेके जरूर जाएं, ठीक। लेकिन आपने फिर देखा होगा कि बारिश नहीं होती कई बार, ठीक, जरूरी नहीं कि बारिश हो जाए, ठीक। तीसरी सिचुएशन ये है कि एक बार आपने देखा कि बहुत ही काले घने बादल हैं, बहुत ज़्यादा काले घने बादल हैं, जो आप पिछली बार मार्केट गए थे तो जितने बादल थे उससे ज़्यादा घने बादल हैं। तो मन में हम एक कैलकुलेशन बैठाते हैं, क्या कैलकुलेशन बैठाते हैं कि भाई आज तो मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल है। लेकिन फिर भी हम गए अगर मार्केट में तो ज़रूरी नहीं कि बारिश हो, लेकिन मेरे मन में प्री डिटरमिन ऐसा हो गया कि आज मुझे छाता लेके ही जाना है, बारिश होगी, करेक्ट। तो आप देखिए, अगर पिछली दो सिचुएशन को आप अगर कंपेयर करें तो आप इस बार ये मन में ऐसा बैठा के ले चल रहे हैं कि बारिश जरूर होगी। एक चौथी सिचुएशन लेते हैं जिसमें आज आप जब गए हैं काले घने बादल, उससे भी ज़्यादा घने बादल है, चौथी सिचुएशन, ठीक। तो जब चौथी सिचुएशन है तो आप उस दिन सोचेंगे यार पिछले दिन जब गए थे तो भी काले घने, तो आप इंट्यूटिवली ऐसा सोचेंगे यार आज भी बहुत घने बादल है, आज भी मुझे छाता लेके जाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही चीज़ हुआ, हो सकता बारिश हुई हो सकता बारिश ना हुई, करेक्ट। तो ये आप जब इंट्यूटिवली अपने दिमाग से ऐसा कब सोच पा रहे हैं, क्यों आप ये वेट निकाल रहे हैं कि यार बादल ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, ऐसा मन में सोच के कर रहे हैं और एक क्वालिटेटिव बेसिस पे आप अपना सोच रहे हैं, करेक्ट। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब देखो इसको कैसे देखेंगे, कैसे देखो, सिंपल सी बात है, कम बादल थे तो कम पॉसिबिलिटी थी बारिश होने की, ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा बारिश, और ज़्यादा तो और ज़्यादा, और ज़्यादा तो और ज़्यादा। लेकिन जब मैथ्स में आप आते हो तो मैथ्स में कुछ ज़्यादा कम नहीं होता, आपको एक नंबर देना होता है जिससे आप पता कर पाते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है। और बहुत सारी सिचुएशंस को हम रीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल 4 केस को, इस इन्फिनिट केस को हम रीड कर सकते हैं, करेक्ट। तो जो पॉसिबिलिटी होती है, जो रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, जो रियल लाइफ में जो पॉसिबिलिटी होती है, रियल लाइफ की जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर उसी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दें तो वो हमारी बन जाती है प्रोबेबिलिटी। रियल लाइफ की जो पॉसिबिलिटी होती है, यही अगर हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर उसमें पढ़ते हैं तब इसी चीज को बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो ये चीज़ है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि पॉसिबिलिटी जो आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल दो दोस्त बैठ के शर्त लगाते हैं यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तो जो कोई शर्त लगाता है उसके मन में ये संभावनाएं होती हैं, उसके मन में ये ऐसा इंट्यूटिवली आइडिया होता है कि ये चीज़ होगी ही होगी, तभी वो शर्त लगाता है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने कई बार देखा जो कोई शर्त लगाता है जरूर नहीं वो जीत जाए, हार भी जाता है। तो जब पॉसिबिलिटी होती है तो जीतने हारने की दोनों सिचुएशन बनी हुई होती है। लेकिन जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, सिचुएशन या शर्त लगाते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर्स में कर पाएंगे, अगर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, उस चीज़ की होने की संभावनाएं ज़्यादा होती जाएंगी। ये चीज़ हम यहाँ से कह सकते हैं। इसी तरह एक सिचुएशन और आपको देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार लोग ये बोलते हैं यार कि
जैसे किसी पेरेंट्स ने या किसी भी आसपास पड़ोस से किसी बच्चे को टोका कि बेटा बाइक तेज मत चलाओ, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बच्चे का जवाब एकदम सिंपल, अरे मरना होगा तो ऐसे ही मर जाएंगे, पैदल चलने वाले लोग ही मर जाते हैं, ऐसा वो सिचुएशन देता है। ठीक, तो आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी से आप चेक करिए, इसको पॉसिबिलिटीज चेक करिए, तो उसका स्टेटमेंट गलत है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप साल भर का डेटा निकालिए। साल भर का जब आप डेटा निकालते हो तो ये पता चलता है कि जिन्होंने बाइक तेज चलाई है उनके एक्सीडेंट होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, और जो लोग पैदल चल रहे थे, यानी जो लोग एकदम नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे या जो लोग पैदल चल रहे थे, उनके भी नो डाउट एक्सीडेंट हुए होंगे, पर बहुत कम एक्सीडेंट हुए। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे में एक्सीडेंट होने की, यानी कम स्पीड में चलने पे या पैदल चलने में पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट होने की कम है, जबकि आप बाइक तेज चलाओगे तो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और किसी चीज़ की अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, अगर होने की संभावनाएं ज़्यादा है, यानी अगर मैं बाइक बहुत तेज चलाऊंगा, जरूरी नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पर मेरी संभावनाएं बढ़ गई है। करेक्ट? तो अगर कोई बच्चा ऐसा देता कि नहीं जिसको जो होना होता होता है, तो एकदम करेक्ट बात है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम, उसकी पॉसिबिलिटी कम। तो हम ऐसे सोच सकते हैं। साथ में एक और केस लेते हैं। यूजुअली जैसे नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा प्रॉब्लम हर 9, 10th, 11, 12 सब जगह रहता है, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। कई बार ये बोला जाता है कि भाई कॉइन को हम टॉस करें। ठीक, कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट जब मैथ्स में आप पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके कंसेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो चैप्टर कैसे बिल्डअप हुआ है। अगर आप वो सीख गए ना, तो आपको, अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक बार देखते हैं कि भाई हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो एक चीज़ बताइए यूजुअली होता क्या है। जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर कॉइन टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ये हम लोग जानते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। एकदम सिंपल सी बात, हम आपसे सहमत हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दो में से एक चांस, दो में से हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो में से, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, दो में से एक बार हेड आएगा। करेक्ट? तो एक काम करते हैं, एक टॉस करते हैं। पहली बार टॉस किया, लेट्स से हेड आया। करेक्ट? दूसरी बार अगर टॉस किया हमने, तो क्या जरूरी हेड आए, जरूरी टेल आए? जरूरी नहीं है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये हाफ कैसे करेक्ट हो गया? अगर हम दिमाग लगाएं तो ये हाफ फिर कैसे करेक्ट है, किस तरीके से हाफ करेक्ट है? अगर मैथमेटिकली हम अब बात कर रहे हैं, जब हम लोग यूजुअली प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12 में, तो इसलिए इसको डिस्कस करें। तो फिर हाफ सही कैसे है? भाई मैं अगर 4 बार एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे 2 बार हेड आना चाहिए, 2 बार टेल है। सिंपल सी बात, अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो। करेक्ट? तो साइंटिस्ट ने ऐसे क्यों ऐसा किया कि ये चीज, इसकी प्रोबेबिलिटी को हाफ ही बोला? तो चला हम लोग तुम्हें बताते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो यह होता क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो आप निकालते हैं कि वो चीज़ अगर हम इनफाइनाइट बार करें, वो एक्सपेरिमेंट या वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करें, कॉइन को टॉस करो, लेट्स से हमने 1 लाख बार टॉस किया, 1 लाख बार टॉस किया, तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि 50 बार हेड आया हो, 50 बार टेल आया हो, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ बार टॉस करेंगे सेम कंडीशन पे, 50 करोड़ बार टॉस करेंगे, 70 करोड़ बार करेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे हेड ऑलमोस्ट हाफ टाइम्स आएगा और टेल भी ऑलमोस्ट हाफ टाइम्स आएगा। इससे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, जब एक्सपेरिमेंट को तुम बहुत कई बार रिपीट कर दोगे तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू लेना वो स्टार्ट कर देगा। तो जैसे आप 50,000 करोड़ बार करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो ऑलमोस्ट हाफ टाइम्स हेड आएगा, ऑलमोस्ट हाफ टाइम्स टेल आएगा। अगर नहीं आए तो एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे देखिएगा वो हाफ की ओर ही कन्वर्स करता जाएगा। करेक्ट? तो अभी जो हम लोग ये सिंपल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझने की बात है कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट जो आसपास की पॉसिबिलिटी है, आसपास के जो फैक्टर्स हैं, आसपास की जो चीज़ें, उनको अकाउंट में रखते हुए हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो मैथमेटिकली रूप दे देते हैं उसको, तो हम बोलते हैं उसको प्रोबेबिलिटी। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जब आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, आप आगे चल के जब बीटेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी थ्योरीज होती हैं, बहुत मतलब जो स्टैटिस्टिकल डेटाज में लगती, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं इनका, आप समझ नहीं सकते। ये प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा गैस
गैसेस स्टेट में आपने पढ़ा होगा एक कर्व होता है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड होती है, तो वो भी अगर देखिए तो प्रोबेबिलिटी कर्व है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जब फिजन होता है, न्यूक्लियर का फिजन होता है, तब भी वहाँ पे जो इक्वेशन आती है वो प्रोबेबिलिटी से ही आती है, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बिना प्रोबेबिलिटी के हम चीज़ों को सॉल्व ही नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम सॉल्व, अगर उनको हम प्रोबेबिलिटी से सॉल्व ना करें तो आज तक शायद सॉल्व ही नहीं कर पाते। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की भी अकाउंट करता है जो आसपास रैंडमली जो चीज़ें या विद सेट ऑफ जो मैनर्स में जिस तरीके से हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेता है। इसलिए हमें इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं इनकी ज़रा, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं, हम लोग पहले बेसिक थ्योरी बिल्डअप करेंगे इस प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी, कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें। ठीक, तो हालांकि हमने हल्का सा ट्राई किया कि आपको समझा दूँ मैं कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट जो हम रियल लाइफ में पॉसिबिलिटी देखते हैं उसी को अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए तो हम उसको प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। सिंपल सा आपको ऐसे याद रखें। ठीक, ऐसी चीज़ों का याद रखें। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस आई हैं। ठीक, पहला है कि आता है इसमें जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो जब कोई काम करते हैं तो उसे एक्सपेरिमेंट नाम देते हैं। ठीक, तो उसमें होता है, पहला होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। बाकी आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बस हल्का हल्का मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। फिर सैंपल स्पेस, ठीक। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बड़ा से, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है जब किसी भी चीज़ को जब परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, और उसका आंसर एक ही चीज़ ना आए हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वाइन में क्या किया, दोनों साइड हेड लिख दिया, उसको टॉस करना है, दैट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव मोर देन वन रिजल्ट, करेक्ट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? यूजुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है बेटा, इसकी दो तीन खास बात होती है। पहला कि हम कोई काम जो कर रहे हैं जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, इसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन याद रखना, जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा किया जाता है तो सेट ऑफ आइडेंटिकल कंडीशन, सेट ऑफ आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टॉस किया, हवा चल रही है, करेक्ट, और एक बार हवा बंद, एक बार लेट से फैन मैंने ऑफ कर दिया, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है सेट ऑफ आइडेंटिकल कंडीशंस में वो काम करें, तब उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर बार बार हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और सेट ऑफ आइडेंटिकल कंडीशंस में करना होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ करना, लेट्स से एक डाइस को फेंकना है, दो डाई को फेंकना है, ठीक है, तो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट, कुछ भी कर रहे हैं बट अंडरस्टैंडिंग, तो उसे हम बोलेंगे वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब इसी में एक होता है आउटकम। आउटकम का मतलब ये होता है रिजल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस को फेंका, है ना, डाइस को जब फेंकोगे तो हमें पता है रिजल्ट उसके 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। सिंपल सी बात, तो हम बोलेंगे आउटकम 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक होगा, इनको हम आउटकम बोलेंगे। आउटकम का मतलब सिंपल सी बात है रिजल्ट, ठीक। आउटकम का सिंपल सी बात है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। फिर एक थर्ड आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको जरा ध्यान से देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी अगर मैं सैंपल स्पेस डिफाइन करता हूं तो मुझे उनको सेट के रूप में, यानी सेट बना के देना। सिंपल सी बात है, उसको सेट के तरीके से हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन दिया हमने, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को हमने टॉस किया,
तो जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें पता है अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम सिंपल सी बात है बड़े आसानी के साथ हम सैंपल स्पेस लिख देंगे, सैंपल स्पेस हेड और टेल। क्योंकि अब ये सेट नहीं बना है तो मैंने इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो हम हेड और टेल बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस, लेट्स से हमने 2 कॉइंस को सेट फोल्ड कर दिया। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, तो हमें पता है तब जब याद रखना, जब आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे काम करना हो तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका क्या है, आप एक ऑर्डर बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा दोनों कॉइन है तो एक कॉइन 1 होगा, एक कॉइन 2 होगा। सिंपल सी बात, एक कॉइन 1 होगा, एक कॉइन 2। तो एक ऑर्डर फॉलो करके भाई कॉइन 1 के रिजल्ट हम एक साथ लिख, कॉइन 1 के पहले लिखेंगे, कॉइन 2 के बाद लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, अब सैंपल स्पेस देखना, सैंपल स्पेस क्या होता है, सिंपल सी बात है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें आउटकम्स क्या तुम्हें दिख सकते हैं, तुम दिमाग लगाओ, अगर मैं 2 कॉइन को फेंकूंगा तो मुझे क्या क्या आउटकम दिख सकते हैं। देखो क्या दिख सकता है, एक पे हेड, एक पे हेड, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, दोनों पे टेल एक्शन। तो मैं मन में मेंटली सोच लूं कि यार अच्छा ऐसे हो रहा है। सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस लिखना बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सोचो अगर ये एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं हमारे। दैट्स सैंपल स्पेस में उनको रख दो, मतलब उन्हीं को सेट बना के रख दो, सैंपल स्पेस आए। जैसे इस केस में मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल, सिंपल सी बात है। तो यहां से हमारे पास टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस, करेक्ट। सिमिलरली थ्रोइंग अ डाइस, ठीक, करेक्ट। एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं, ठीक है ना, अगर एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, बड़ा आसान। फिर हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, बड़ा आसान। अगर हम फेंकेंगे तो हमें पता है डाइस में या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 1 2 3 4 5 और 6, सिंपल सी बात, करेक्ट। अच्छा, कोई अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो बड़ा आसान, तब इसको ये बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस जो सेट थ्योरी पढ़ा, 6, 1 2 3 6 एलिमेंट्स हैं तो 6 आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, throwing 2 dice, 2 डाइस, ठीक, 2 डाइस को फेंकना, ठीक। तो आप जब 2 डाइस को फेंकोगे तो फिर से फंस गए, तो एक काम करो, सैंपल स्पेस हम ऐसे लिखेंगे पेयर वाइज। जैसे 2 डाइस को जब हम फेंकेंगे तो एक पे 1 आ रहा होगा, एक पे 1, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 1, तो ऐसे उसको ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे। जैसे 1 2, हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया कि डाई 1 का ये आउटकम इधर लिखेंगे, डाई 2 का ये कॉमा, सॉरी 1 1 लिख दे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से। फिर पहले पे 2 2 1, अब ऐसे से लिखते चले जाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 3 1 3 2 3 3 3 4 5 6, है ना, 4 1, है ना, ये वाला, और 5 और फिर 6, ऐसे 36 आ जाएंगे टोटल। ऐसे कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ठीक, तो यूजुअली 3 डाइस भी हो सकते हैं, 4। तो याद है जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना बेटा, तो सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट नो द मैथड टू सॉल्व इट। तभी हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था लास्ट वाला क्वेश्चन, कि भाई मुझे 2 डाइस फेंकी गई, है ना, तो मुझे पता है ऐसे लिखेंगे तो देखो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 6, ऐसे 6 बार आ जाएगा, तो 36 हो जाएगा हमारा आंसर। बट इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई सैंपल स्पेस हमारा ये है, और इसमें जितने भी होंगे डाइस 1, है ना, ये ऐसे ऐसे होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, इसमें डाइस 1 के रखेंगे, इसमें तो डाइस 1 के पास 6 ऑप्शन, डाई 1 के पास 6 ऑप्शन, इसके पास 6, तो आंसर आएगा 6 × 6 36, तो वही आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन के जब हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होना चाहिए। ठीक, करेक्ट। जैसे हमसे कोई पूछता है कि भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं,
throwing of a die and tossing a coin. क्या कह रहा है कि भाई देखो, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहे, बस ऐसे लिखवाते चले जा रहे हैं कि अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं और एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आप बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा. तो हम क्या करेंगे, एक बार सब लोग इसको पॉज करके पहले अपने आप लिखो, अपने आप लिख लो इसका आंसर, फिर चेक करो क्या होगा. तो बड़ा आसान, ठीक, लिखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं सैंपल स्पेस. तो हमें पता है कि एक डाइस को फेंका गया और एक कॉइन को टॉस किया गया. तो हमें समझ में आ गया, एक काम करते हैं, डाइस को हम पहले रख देते हैं. तो एक काम, 1 हेड, 1 के साथ हेड आ सकता है. ये देखो, ये भी लिख सकते हो तुम, ये भी लिख सकते हो 1 एच, ये भी कॉमन ले, जैसे भी आपको मन करे. 1 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 3 हेड, 3 टेल, 4 हेड, 4 टेल, 5 हेड, 5 टेल, 6 हेड, 6 टेल. ये यहां से हम लोग लिख सकते हैं. तो सारे आ गए. इस तरह से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. ठीक, अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हम इनके एलिमेंट्स ना लिखना पड़े और मैं डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिख दूं, डायरेक्टली मैं सैंपल स्पेस लिख दूं तो बड़ा आसान है. सेम क्वेश्चन का अगर हमें डायरेक्टली सैंपल स्पेस लिखना तो मुश्किल नहीं. हमें पता है इसके दो एलिमेंट्स आएंगे. तो एक को मान लो कि डाई है, तो डाई के पास 6 ऑप्शन, उसके पास 2 ऑप्शन, हेड और टेल, तो आंसर आ जाएंगे टोटल 12. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 12. तो यहाँ बड़ी आसानी के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं. ठीक, तो बड़ा आसान, ठीक है ना. तो ये चीज़ें करना बड़ा आसान है. तो हमने भी कुछ क्वेश्चन आपको कराए, बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए. ये उन लोगों के लिए जिनको सैंपल स्पेस का उतना ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, चीज़ें नहीं कर पा, तो ये उनके लिए. अब आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन 3-4 लेते, बढ़िया क्वेश्चन जिसमें सैंपल स्पेस, जैसे सैंपल स्पेस में खास बात ध्यान रखना, आप आँख बंद करो, ये सोचो क्या क्या आउटकम आ सकता है. बात खत्म. किस तरीके का रिजल्ट तुम्हें मिल सकता है. एक्सपेरिमेंट, यानी एक बार वो काम किया जाए तो आपको क्या क्या तरीके मिल सकते हैं. जितने तरीके हैं उनको कॉमा करके लिख दो, बस आपका आंसर आ जाए. आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक, तो अभी आगे बढ़ते हैं, 3-4 क्वेश्चन करते हैं. ठीक, फिर देखते हैं क्या होगा. चलो, तो अब हम लोग ये 3 क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन, है ना. ठीक है ना, तीनों को करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं क्वेश्चन. ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस एंड इफ इट शोज हेड वी विल थ्रो अ डाई. कह रहा है कि कॉइन को मैंने टॉस किया, अगर उसमें हेड आया तो मैं एक डाई फेंकूंगा, अदरवाइज अनदर कॉइन इज टॉस. और अगर हेड के अलावा दूसरे चांस टेल करके, तो टेल जब आएगा तो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे. तो अब मन बैठी सोच लेना कि क्या क्या आउटकम आपके आ सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो जो सैंपल स्पेस आपको लिखना है, तो मैं तो ये एक कॉइन इज टॉस, मान लेते हैं पहला वाला चीज को कॉइन कर देगा. अब हेड अगर आएगा तो आप डाई फेंकोगे. यानी अगर दिमाग लगाना, अगर एक बार कॉइन को आपने टॉस किया, हेड आ गया, तो आपने तुरंत डाई फेंका. अब जब डाई फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, यानी एच के साथ 1 2 3 4 5 6. तो हम लिख देंगे एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6. करेक्ट, खत्म. या फिर आप दिमाग लगाओ, जरूरी भी हेड आएगा, फिर टेल भी आ सकता था. अगर टेल आएगा तो लेकिन कॉइन को टॉस किया गया तो टेल हेड टेल. ये तो सैंपल स्पेस में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं. ठीक, अच्छा, कोई कहे इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हर एलिमेंट्स को तुम ऐसे लिख सकते हो, h, 1 कॉमा करते करते लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं. डिपेंड करता है कि आप कैसे कर, चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया. अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सैंपल स्पेस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 8. केवल हेड इसका रिजल्ट नहीं है, क्योंकि हेड के साथ 1 2 3 पर कोई आएगा. तो जो रिजल्ट आपको एक, देखो सिंपल सी बात, ये एक्सपेरिमेंट केवल यहां तक सीमित नहीं है कि कॉइन को टॉस किया गया. नहीं, कॉइन को टॉस करने के बाद ये इनमें से एक टास्क परफॉर्म किया गया, तो वो कंप्लीट टास्क जो था हमारा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया. ठीक, चलो अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे. 1 लेटर इज पिक्ड अप फ्रॉम द वर्ड क्वेस्ट. एक वर्ड दिया हुआ है, इससे एक लेटर को पिक किया है. तो बड़ा आसान, सैंपल स्पेस हमें पता है, अगर लेटर पिक करोगे तो क्यू आएगा, या तो यू आएगा, या तो ई आएगा, या तो एस आएगा, या तो सिंपल सी बात है. तो ये अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5. ये एक तरीके से हम निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन पता करके.
ये 5 चीजें हैं, 5 में से एक का कॉम्बिनेशन ही एक रिजल्ट देगा, तो आंसर 5C1 भी हम लोग देख सकते थे। लेकिन ये तब नाम आएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, करेक्ट। अगर इसमें एक बड़ा सा वर्ड होता तो हम ये करना उचित नहीं था, इस तरह सैंपल स्पेस लिखना हमारे प्रीवियस काम करता। तो यूजुअली होता है कि प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज नीडेड, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, उन्हीं के हेल्प से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। कह रहे हैं कि इनसे 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए गए, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद दिस रैंडम स्पेस। आप इसमें तो आप जब ये क्वेश्चन करो तो पहली चीज तो दो बॉयज 3 गर्ल्स तो चाहो उनके नाम लिख दो, करेक्ट। बट नाम लिखना इतना उचित नहीं, किसी क्या लिखोगे, अभिषेक, नीला, ये बहुत सारे नाम से कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। बट इससे बेटर है कि उनको लेटर दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर एक ही लेटर में सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, 2 बॉयज हैं तो मान लेते हैं B1 बॉयज, B1 बॉय, B2 बॉय। इसी तरह गर्ल G1, Z2 और G, करेक्ट। अब क्या कह रहे हैं, 3 गर्ल्स दी गई इससे, तो सैंपल स्पेस आप क्या लिखोगे, सॉरी 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आ सकते हैं, 2 लोग सेलेक्ट किए गए, तो 2 लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो बड़ा आसान है। जैसे B1 के साथ B2 आ सकता है, इसको चाहे ब्रैकेट में कर दो, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। B1 G1, B1 Z2, B1 G3, ठीक। सिमिलरली B2 G1, B2 G2, B2 G3, ऐसे आप करते करते फिर G1 G2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी दो की चीजें हैं। बट इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं पूछेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी नीडेड, क्योंकि ऐसे ही चीज करना तो बहुत टीडियस जॉब है। तो बड़ा आसान, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस हमें पता है 1 2 3 4 5 चीजें हैं और 2 के पेयर कर रहे हैं, तो बड़ा आसान 5C, इसका आंसर आएगा, ठीक। 5C, 5 में से 2 का कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है, आंसर है, ठीक। अगर सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसी सवाल तो 2 बॉयज और 3 गर्ल्स, तो यहां से बड़ा आसानी के साथ हम लोगों ने 5C कर दिया। तो ये बात आप जान के इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। बिना कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ सकते। अब आते हैं रिपीटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कई बार क्या होता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो भाई आप इनको कैसे काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको लेते हैं सैंपल स्पेस लिखने के लिए। देयर आर two identical blue balls, green है 3 identical, one ball is drawn at random। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 बॉल्स, 2 आइडेंटिकल ब्लू, 3 आइडेंटिकल ग्रीन, एक झोले में रखी हुई, बैग में रखी हुई, ठीक। मुझे उनमें से एक को पिक करना, सैंपल स्पेस क्या हो। तो यूजुअली जो हमने देखा शुरू से बात की तो उनका ये है कि सर क्योंकि दोनों ब्लू आइडेंटिकल थे, सैंपल स्पेस में हम लिखेंगे ब्लू, सैंपल स्पेस में लिखेंगे ग्रीन, बात खत्म, ये मेरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये यूजुअली हम सोचते हैं ऐसा, बट ये रॉन्ग, करेक्ट। अब लोग अलग तरीके से समझाते, जरा सोचना। जैसे एक बैग लिया आपने, उसमें 40 ब्लू बॉल है और 3 ग्रीन बॉल, तुम दिमाग ये लगाना कि अगर मैं एक बॉल पिक करूं तो तुम्हारे हिसाब से बेस्ड ऑन योर सिंपल नॉलेज, बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, कौन सी बॉल निकलने की संभावना है ज्यादा। सिंपल सी बात है, ब्लू बॉल, क्योंकि उसकी 40 बॉल, उनकी 3 ही है, तो मैं लगेगा यार वो ऑटोमेटिकली लग रहा है उसके निकलने की संभावना है बहुत ज्यादा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसका सैंपल स्पेस लिखता तो केवल हमें 2 एलिमेंट आते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है यहाँ पे वेट आया है, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में वेट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कि अगर घने बादल है, कम घने बादल, तो बादलों का भी एक वेट होगा, ठीक, जो कि इसके साथ जुड़ेगा, करेक्ट। तो जब हम सैंपल स्पेस रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग मान के ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूं कि 2 आइडेंटिकल हैं, बट एक को मैंने B1 बोला, एक को B2, एक को G1, एक को G2, एक को G, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 5C1। यानी कि अदर वर्ड्स में अगर डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखे हम
एलिमेंट्स लिखे होंगे तो हम लिखेंगे B1 B2 G1 C2। इस चीज को आप लोग याद रखिए। एनालिटिकल ऑब्जेक्ट्स में भी जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं सैंपल स्पेस में उन एलिमेंट्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ क्लियर कर समझ में आ गया सैंपल स्पेस कितने, यानी ग्रीन के आने के 3 तरीके हैं, मतलब ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू। तो हम लॉजिकली अपने माइंड से ये एक्चुअली इसका वेट जुड़ा, उन बॉल्स का वेट जुड़ा, इसलिए ये चीज है। तो आपको कभी भी अगर पूछा जाए कि आइडेंटिकल चीज हो तो आप ऐसे ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन ये दे रहा है कि one word is picked up from the words formed by the letters of the word कोई भी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन write down the elements, write down the number of elements in sample space। ठीक, write down the number of elements in sample space। क्या कह रहा है, one word is picked up from the words formed by the letters of the word question, right? कह रहा है कि क्वेश्चन से बनने वाले जितने वर्ड्स हैं उनमें से मैंने एक वर्ड को पिक किया। यानी मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं क्वेश्चन से बनने वाले जितने वर्ड्स हैं पहले मैं उनको लिखूं, उनमें से एक को निकालूं। तो यानी अगर हम सैंपल स्पेस देखें, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर तुम सैंपल स्पेस ऐसे लिखो तो क्या होगा, बड़ा आसान, इससे जितने वर्ड्स बन रहे वही तो होंगे। जैसे एक तो खुद ही हो गया, फिर एक लास्ट क्यू ई यू एस टी आई ओ एन, ऐसे जितने वर्ड्स बनेंगे वही सैंपल स्पेस में आते हैं। क्योंकि रिजल्ट इनमें से कोई एक आ सकता है, क्योंकि इन्हीं से जो वर्ड बन रहे हैं उनको पिक कर। याद रखना कई बार डिपेंड करता है कि सैंपल स्पेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया तो उसमें एक लेटर पिक कर, तो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है। आपका सेंटेंस पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट मेरा क्या है। यहाँ पे हमें एक वर्ड सेलेक्ट करना था, क्वेश्चन के जितने भी वर्ड बन सकते हैं तो मैंने सारे लिखे। तो बट देखिए मुझे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए थी, लिखने के लिए तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस आएगा बड़ा सा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैंपल स्पेस मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पी यानी 8 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, इससे जितने वर्ड्स बन सकते हैं 8 पी टाइम उतनी आंसर हमारे को 8 फैक्टोरियल आंसर। तो बड़ा आसान है, कोई आपको क्वेश्चन दे सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस हम यहां पे आराम से, ठीक है। तो मैंने कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए, कुछ सिंपल थी एक्चुअली, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग नहीं जाएंगे, सैंपल स्पेस लेके अंदर प्रोबेबिलिटी है कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी सिंपल क्वेश्चन की हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसका। अब ये देखिए अभी क्वेश्चन रहते हैं, अ कॉइन टॉस, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, इधर रिजल्ट इज अ हेड, या रिजल्ट अगर हेड आएगा, a dice is thrown, एक dice को फेंका। If the dice shows up an even number, the dice is again. What is the sample space of this experiment? अब जरा इस क्वेश्चन को मैं सोचना पड़ेगा क्या ये हो क्या है, ठीक है। तो जरा मैं काम करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने किया टॉस, टॉस अगर टॉस करोगे, ठीक, तो या तो बस हेड आएगा, टेल आएगा, तो या फिर आपके पास आएगा, ठीक। आप ऐसा सोचो कि आप एक इंसान, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, शुरू से आपने किया, अब बस स्टेप है आपके पास है, क्वेश्चन को आगे रीड करते क्या। इफ द रिजल्ट शोज इज अ हेड अ डाई थ्रोन, कहना जब हेड रिजल्ट आएगा तो आपको डाई फेंकना पड़ेगा। तो फेंको डाई पे, तो आप जब डाई फेंकोगे तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, ठीक। ये आएगा, चलो यहां पे सीमित हो गया। फिर इफ द डाइस shows up an even number, the
द डाइस थ्रोन अगेन, कह रहा है लेकिन अगर इवन नंबर हो गया तो मैं फिर से डाई को फेंकूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग लगाओ, ये जैसे ये 2 आया तो फिर इसके पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, फिर 4 पे भी सेम चीज होगी ऐसे, 4 पे भी सेम चीज और 6 पर भी सेम चीज, 6 पर भी सेम चीज, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब दिमाग लगाते हैं मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर, तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, जब सैंपल स्पेस लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक हम ऊपर लिखते जा रहे हैं, ध्यान देना पहली चीज तो टेल आ सकता है, यहाँ पे जाके रुक गया, इसके आगे छोड़े नहीं। लेकिन अगर हेड आता है तो देखो, हेड आता है तो क्या होगा H1, H आ सकता है 1, ये रिजल्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर हेड आएगा तो बना सकता है और उसमें रुक जाएगा तो हेड 1 हो जाएगा, हेड 3 हेड 5। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हेड के साथ अगर 2 आएगा तो क्या होगा, क्यों? क्योंकि जब 2 आएगा, जब फिर से देखो आगे बढ़ गए, जब ये डाइस में दोबारा फेंकी तो फिर वो चीज, if the dice throws up an even number, the dice thrown again का मतलब एक बार फिर से फेंकिए, ठीक, करेक्ट? If the result is a head, a dice thrown, if the die throws up an even number, the dice thrown and is repeated, ये भी लिख लो वैसे, करेक्ट? कि इसको रिपीट कर रहे हैं बात, यानी इसका मतलब ये होगा कि जब मैं डाई को फेंका 2 आया, 2 के बाद 1 आया, दोनों क्या कुछ नहीं किया, लेकिन 2 आया तो फिर डाई को फेंका, 4 आया तो फिर डाई को फेंका, 6 आया यानी इसकी फिर 6 बन रहा है, इन सब के फिर इवन नंबर के फिर 6 बन रहा है। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये बोलूंगा सैंपल स्पेस हो गया हमारा। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आपको हो सकता लगे कि नहीं सर बस हम इसी पर रुक जाएंगे, लेकिन इधर कहने का मतलब ये कि क्वाइल को टॉस किया गया, इफ द रिजल्ट इज अ हेड, अगर हेड आया तो डाई को फेंक थ्रू, डाई को फेंक, और इफ द डाई थ्रोस अप एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन एंड इज रिपीटेड दिस, ये वाला फिर से रिपीट किया गया, यानी मतलब इसे काम अगर फिर मिलेगा फिर हम फेंकेंगे, यानी एक्चुअली एंडलेस चल रहा है, लगातार चलता रहा है, कुछ यूं कह रहा है, ठीक? इस केस फिलहाल इस केस ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड इज रिपीटेड छोड़ दिया, ठीक? तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, तो बात करें तो मैं देखो यहाँ पे पाऊंगा, अगर हेड आया है तो हेड के साथ 2 आएगा, तो हेड के साथ 2 के साथ 1 आ जाएगा, हेड के साथ 2 के साथ 3 आ जाएगा, हेड के साथ 2 के साथ 5 आ जाएगा, रुक गया। अब हेड के साथ फिर 2 के साथ हेड 2 हो गया, फिर हेड के साथ 4 आया होगा, 4 के साथ भी 1, H4 2 H4 3 H4 5, सॉरी H4 2 नहीं है क्योंकि 2 के बाद फिर आगे एक्सप्लेन मिल जाएगा 2 और 5 ये है, ठीक? सिमिलरली फिर हम आगे आ सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास H4 और 2 आ गया, H4 और 2 सॉरी H2 और 2 आ गया, लेट्स से ये वाला पहले हेड भी आया फिर 2 आया फिर 2 आया, तो फिर हमने टॉस किया, यानी H2 2 1 H2 2 3 H2 2 5 ऐसे करके आता चलता रहेगा, एंड बेसिस ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रिपीटेड नहीं होता एंड इज नॉट रिपीट, मतलब ये तो रुक जाता, तो सिंपल सी हमारा आंसर केवल ये हटा देते, यही का आंसर आता, यानी हमारा आता या तो टेल होता, हेड 1 हेड 2 हेड 1 हेड 3 हेड 5 यहां तक आता, सॉरी फिर हेड 2 पे आता, जब H2 आता है H2 के साथ 1 H2 के साथ 3 H2 के साथ 4 ये सब सारे आ जाते, तो हम ऐसे बनाते हैं उसको। अगर ये रिपीटेड नहीं होता तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बाद में, एंड इज रिपीटेड भी कर दिया, करेक्ट? तो ये क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे सैंपल स्पेस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, मैंने कई क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, आप इन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए जो लोग 11th की सॉल्व करना चाहते हैं, जो लोग देखिए आप यहाँ पे हम 2-3 तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, 3 जोन के लोग ये लेक्चर पढ़ रहे होंगे। पहला एक लोग जो लोग 11th में पहली बार पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या करें, अब पहले उनका काम हमेशा होगा कि वो आर.डी. शर्मा को भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चले, ताकि उनके बेसिक्स वो होते हैं, ठीक है ना, करेक्ट? तो आर.डी. शर्मा को सॉल्व कर दीजिए। बाकी जो लोग बेसिक जो लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 1 क्लास 12, तो हो सकता है तो बहुत ज्यादा वीक है, उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कतें महसूस हुई हैं 11th में, तो एक बार आर.डी. शर्मा के सैंपल स्पेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में दे देंगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? दूसरा, ऐसे जो रिपीटर्स बैच के हैं जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, जो 12th में या तो 11th वाला ठीक से पढ़ लिया, उन्हें क्या करना, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने सैंपल स्पेस को, इतना रहने देते हैं, ठीक है? आगे के लेक्चर को फॉलो करेंगे और चीजें और मेहनत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सैंपल स्पेस
इज लिंक टू प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जब सॉल्व करते जाएंगे तो सैंपल स्पेस वहां पे दिखते रहेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस वहां दिखेंगे, सैंपल स्पेस के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जब डेफिनेशन जाएगी प्रोबेबिलिटी की तब उसका बेहतर यूज होगा। ठीक है, तो अभी इसके लास्ट में आपको दे देंगे कौन कौन से क्वेश्चन करें। तो मैं 3 टाइप के लोगों को बता दिए जो लेक्चर देख रहे हैं, तो वो ऐसे ट्राई करें इस लेक्चर से फॉलो करना।